और मेरी लाइफ में पॉलिटिकल उस एस्पेक्ट तब आया जब मैं कॉलेज में गया। तब राजीव गांधी जी का राजनीति में आगमन हुआ और वो ऐसे आए थे देश में एकदम जैसे फ्रेश एयर की तरह उस समय। तो मीडिया के कारण अपन सबसे जुड़े रहते हैं, बिल्कुल, आप भी हाँ। हमारे साथ, अपन सब पुराने साथी रहे। तो उस कारण से मैं जी। फिर मीडिया में भी रहा। तो एनएसयूआई से आप जुड़े रहे तो शुरू में। अच्छा लगता था, मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट पे लिखा है, बांसवाड़ा के मंदिरों पे, बांसवाड़ा के पुरातन चीजों पे, मैंने हल्के फुल्के सब्जेक्टों पे आपको पता है बहुत लिखा है। कि गैलरियों में सब एक दूसरे को दिखते थे कि भी कौन पढ़ रहा है, दिखता था एक बिल्डिंग वो भी पढ़ रहा है, कंपटीशन वो नहीं पढ़ रहा है। करते। तो वो अच्छा जमाना था। पढ़ाई में मेरा वैसे थ्रू आउट फर्स्ट डिवीजन आता था। कई चीजें ऐसी कर रहा हूँ जो मतलब मुझे संतुष्टि देती हैं, जो समाज को भी कहीं ना कहीं कुछ देने की कोशिश करता हूँ, जितनी अपनी हैसियत है, जितनी अपनी योग्यता भगवान ने दी है। पत्रकारिता का जो दौर था, उसमें कोई ऐसा किस्सा आपको याद हो कि जो वाकई में अभी भी दिमाग में रहता है कि यार, हाँ, ये जो हुआ था बड़ा जबरदस्त। फादर की डेथ हुई, या कितना समय बिताया आपने पिताजी के साथ में और कैसे मेरा तो रिलेशन थे? सौभाग्य रहा, मैं तो पिताजी के पास भी पूरे टाइम रहा और माताजी का भी 92 की एज में जी। स्वर्गवास हुआ। बांसवाड़ा उनसे छूटता नहीं था और मेरे से वो नहीं छूटते थे, तो इसलिए मैं यहीं रहा उनके पास। दोस्तों की बात की आपने, तो दोस्तों के साथ कैसी मस्ती थी खूब। आपकी? आज भी, हमको तो किस्सा आज भी सुनाओ अगर आप। मतलब मौका मिलता है तो हम तो बच्चे बन जाते हैं कमरा बंद करके। सिंगर भी हैं आप, एक अच्छी बांसुरी बजाते हैं, और कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाते देखो अहमद भाई, ये तो क्या है, शौक की बात है, हैं? ये हाँ। गॉड गिफ्ट है। गॉड गिफ्ट की बात ये होती है कि मैंने ऐसे सीखा कहीं से भी नहीं है। जी, क्योंकि हमने देखा है मोहन कॉलोनी गरबा में जबरदस्त हाँ, बांसुरी हम वो बजाते वो हुए वो आप। ठीक है, पर परफेक्शन नहीं है। जी। क्लासिकल नहीं सीखा है, कुछ नहीं सीखा, पर हाँ बांसुरी में बजा लेता हूँ, तबला बजा लेता हूँ, ढोलक बजा लेता हूँ, बजा। और सिंगिंग का शौक कब चढ़ा? सिंगिंग का शौक भी बचपन से ही है, वो भी गॉड गिफ्टेड है। तो आपके दिल के करीब कौन सी गजल है? दुनिया किसी के आहा। प्यार में जन्नत से कम नहीं। दोस्तों, हिंदी का एक शब्द है, जान और पहचान। आप किसी को जानते हैं उसके नाम से, उसके काम से, या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन आप उसको पहचानते नहीं हैं, क्योंकि आप उसके करीब नहीं रहे हैं। और जब आप उसके करीब जाते हैं और उन्हें पहचानते हैं, तब एक अलग ही व्यक्तित्व नजर आता है। हमारे बांसवाड़ा शहर के एक ऐसे ही व्यक्तित्व से आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं, जो नाम से तो काफी मशहूर है, और जो उनकी पीढ़ी के लोग हैं या जो उनके साथ रहे हैं वो उन्हें पहचानते भी हैं, लेकिन आज की पीढ़ी, आज के युवा उन्हें बहुत कम पहचानते हैं, जानते जरूर हैं। तो ऐसे ही एक शख्सियत से हम आपको मिलाने वाले हैं। वो बहुत अच्छे राजनेता रहे हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छे फ्लूटिस्ट हैं, और कई ऐसे गुण हैं उनमें जो आज पहली बार आप देखेंगे और सुनेंगे भी। तो हम मिलने जा रहे हैं हमारे शहर की ऐसी ही शख्सियत शैलेंद्र जी भट्ट से, जो युवा पीढ़ी के लिए एक रोल मॉडल की तरह है, और फिलहाल राज्य उपभोक्ता आयोग में सदस्य के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं, मिलते हैं शैलेंद्र जी भट्ट से और जानते हैं उनके जीवन के बारे में। तो शैलो भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच माय डियर। तो आखिर आज मुलाकात हो ही गई। खूब सारा परिचय दे दिया अरे, इतना आपने। परिचय अभी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं है, अभी तो शुरुआत है। और शैलेंद्र भट्ट को सब जानते हैं कि राज्य उपभोक्ता आयोग के सदस्य हैं, और भी बहुत कुछ जानते हैं। शैलेंद्र भट्ट के बारे में जो आज की पीढ़ी है वो नहीं जानती या नहीं पहचानती। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, क्योंकि पत्रकारिता से शुरुआत शायद आपकी हुई, कॉलेज के लेवल से आपकी शुरुआत हुई, या बचपन से ही आप राजनीति में जाना चाहते थे, कैसे क्या है? हेमंत भैया, बात यह है कि जैसे मेरे पिताजी जो है वो राजनीति में काफी सक्रिय थे। उन्होंने आदिवासी समाज के उत्थान के लिए उस समय जब आज़ादी के पहले भी और बाद भी बहुत काम किया। तो जी। राजनीति एक तरह से विरासत में थी घर में। और मैं बहुत ज़्यादा उसमें सक्रिय नहीं था, पर मैं कोई कार्यक्रम होते हैं छोटे मोटे, कहीं सामाजिक, कोई खेल कूद, सब थोड़ा सा कोशिश करता था मैं जाने की। और मेरी लाइफ में पॉलिटिकल उस एस्पेक्ट तब आया जब मैं कॉलेज में गया। तब
राजीव गांधी जी का राजनीति में आगमन हुआ और वो ऐसे आए थे देश में एकदम जैसे फ्रेश एयर की तरह उस समय आए थे जो युवाओं को काफी बिल्कुल। तो उनमें से मैं भी आकर्षित हुआ था। जी। और राजीव गांधी जी के उस समय 85 86 में कंप्यूटर की बातें करना और हम्म। अमेरिका और रशिया टेलीफोन के और ये बीच सारा। में एक अच्छी सी कोऑर्डिनेशन बिठा के खुद बीच में रहना हाँ। और संभागीय मुख्यालयों पर उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों की पूरे देश में डिविजनल हेडक्वार्टर में जाके मीटिंगें लेना, आदिवासी एरिया में पैदल पैदल घूमना, तो मैं काफी उनसे प्रभावित हुआ था। हम्म। तब मैं छात्र राजनीति में आया था जी। और कॉलेज में चुनाव तो उस समय बंद थे, होते नहीं थे, हम्म। पर मैं काफी सक्रिय था। तो मेरे को मौका मिला था कि 86 में राजीव गांधी जी एज प्राइम मिनिस्टर मेरे कार्यक्रम में आए थे। जी। माई अच्छा। क्लब में कार्यक्रम था जी। और मेरे ही कार्यक्रम में जो उसका होस्ट ही मैं था अच्छा। और प्रधानमंत्री मेरे कार्यक्रम में आए थे और अपने बांसवाड़ा के जो जिनको सब आदर से बाबूजी कहते हैं, जोशी जी उस समय जोशी जी, हरदेव जी मुख्यमंत्री जोशी, थे बिल्कुल। और अशोक गहलोत जी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। हम्म। तो वो उस समय मेरा राजीव जी से प्रभावित होकर के मैं थोड़ा सा सक्रिय हुआ था जी। और कालांतर में मेरा थोड़ा सा मोह भंग हुआ राजनीति से राजीव जी गांधी के जाने के बाद। हम्म। फिर मेरी व्यवसाय के हिसाब से मैंने खनन व्यवसाय से मैं जुड़ा जी। पढ़ाई के साथ साथ, तो माइंस वाइंस चलाता था और सक्रिय रहने के लिए फिर मैंने पत्रकारिता ज्वाइन की, जो वैसे मेरा व्यवसाय नहीं था, पर मैं फिर पत्रकारिता के जी। माध्यम से मैं सक्रिय रहता था और सक्रियता के मायने ये थे मेरे लिए कि कहीं किसी का भी जरूरतमंद के काम हम्म। पड़े तो मीडिया के कारण अपन सबसे जुड़े रहते बिल्कुल, हैं, आप भी हाँ। हमारे साथ अपन सब पुराने साथी रहे, तो उस कारण से मैं जी। फिर मीडिया में भी रहा तो आपकी और स्कूलिंग वगैरह तो जो है वो वो सब यहीं सब ओदी यही चौड़ा गोदीचुवाड़ा स्कूल में। सरकारी स्कूल में हम सब पढ़े, हमारा पूरा हाँ, परिवार। हायर सेकेंडरी वहाँ से। और उसके बाद नूतन स्कूल से हायर बस, सेकेंडरी हुई। हाँ, और फिर बांसवाड़ा फिर बाद कॉलेज। कॉलेज से तो एनएसयूआई से आप जुड़े रहे हाँ, शुरुआत उस से। समय राजीव गांधी जी के राजीव समय गांधी जी के समय। एनएसयूआई से जुड़े। और उसके बाद फिर आप पत्रकारिता में आए। फिर पत्रकारिता में आए तो 10 20 एक साल लगभग यूँ समझ लो हम्म। आप, डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूएनआई के लिए भी मैंने काम किया, जी। तो ऐसे पत्रिका के लिए किया और हम्म। अखबारों के लिए किया। तो ये पत्रकारिता का क्या अनुभव रहा, मतलब आपने क्या महसूस किया अच्छा लगता है बहुत, जी, उस समय मतलब की उसमें जर्नलिज्म और बहुत आज सारे की लोगों से बातें करी मैंने, मतलब मधु दंडवते जो हाँ। यहाँ आए थे उस समय, वो योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे देश के जी। और वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे और वो हम्म। उनकी किताबें लिखी हुई चलती हैं देश में, आज भी हम्म। चलती हैं, इतने बड़े अर्थशास्त्री थे। मैंने उनसे बात करी, मैंने श्री श्री रविशंकर जी का इंटरव्यू लिया। अच्छा। मैंने और बताता हूँ आपको, नारायण दत्त तिवारी थे जो जी। बड़े लीडर थे देश के, हाँ। वो यहाँ हरदेव जी जोशी जी को कॉन्डोलेंस करने आए थे, उनका इंटरव्यू किया मैंने। शरद यादव जो जनता दल के बड़े हाँ। नेता थे, उनके साथ मैंने हवाई यात्रा करके खूब सारे जी। कार्यक्रमों को कवर किया, तो अच्छा लगता था। मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट पे लिखा है, बांसवाड़ा के मंदिरों पे, बांसवाड़ा के पुरातन चीज़ों पे, हम्म। मैंने हल्के फुल्के सब्जेक्टों पे, आपको पता है, बहुत लिखा है मैंने। जी। और ये मेरी इंटरेस्ट है, मेरे रुचि की तो चीज़ें हैं। आप भी आज भी लिखते रहते हैं मतलब। हाँ, मैं आज अब सोशल मीडिया पे लिखता हूँ, कहीं छोटा-मोटा जितना भी होता है, कहीं ट्रैवल करते हैं तो भी ऐसा सोचते हैं कि उसके बारे में थोड़ा-सा कुछ लिखें, ताकि हाँ। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या दूसरे देश में जा रहे हैं तो वहाँ क्या अच्छा है, वहाँ क्या बुरा है, हम्म। तो एक दूसरे से देख के सीखते भी हैं, तो अच्छा लगता है। हम थोड़ा आगे चले गए, वापस पीछे आते हुँ। हैं स्कूल में। और स्कूल वाला शैलेंद्र भट्ट और कॉलेज वाला शैलेंद्र भट्ट कैसा था, वो जानना चाहते हैं हम। एक युवा शैलेंद्र भट्ट क्या स्कूल सोचता में था, तो उसके मन में जैसे क्या सब सपने बच्चे थे, होते हैं वैसे ही कैसी थे। मस्तियां थी। स्कूल में तो देखो हमारे फादर, आप तो अपना, हमारा ज़माना तो ऐसा था कि टीचर्स अगर पिटाई करते थे तो माता-पिता खुश होते थे कि अच्छा है। हाँ। तो वो तो बात थी ही नहीं, और बड़े घर पे आके कहते कि आपको पीटा है, तो वो भी और मारते थे, कहते हाँ, नहीं कुछ किया हो। हाँ, तो उस समय आप जानते हैं बांसवाड़ा के कई फेमस टीचर्स थे जो इंग्लिश के, मैथ्स के, जी। और वो अगर नहीं करके जाते तो पिटाई जोरदार होती थी और बड़ा अनुशासन में रहना पड़ता था। हम्म। और वैसा ही मामला स्कूल में भी था। जी। स्कूल में भी बड़े अच्छे-अच्छे टीचर्स थे उस ज़माने के, जो याद है अच्छा कोई उस समय टीचर? प्राइवेट स्कूल थे भी नहीं, हाँ, तो सारे गवर्नमेंट ही थे वो तो। बच्चे लोग सब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे उस कोई समय। टीचर याद है ऐसे? बहुत सारे, हम उनको बायोलॉजी पढ़ाते थे, बागड़ी साहब थे, स्वर्गवास अच्छा। हो गया उनका। हम्म। अ, हम हिंदी, आपको याद है हिंदी पढ़ाने वाले वो झा साहब थे, हाँ। नागरवाड़ा यस में, यस बड़े यस। अच्छे थे वो भी, जबरदस्त आदमी थे। है ना। अब एक स्कूल था सूरजपुर स्कूल जो पुराना
हाँ कांजी जयचंद साहब की बेटी हाँ में थी। कांजी, हाँ बिल्कुल। तो वो एकमात्र ऐसा स्कूल था जहाँ पर छठी सातवीं आठवीं से वो केमिस्ट्री, हाँ। फिजिक्स और बायोलॉजी अलग अलग एनसीईआरटी का सब्जेक्ट पढ़ाते थे। अच्छा। और वहाँ पर पहला ऐसा स्कूल था हम्म। जहाँ पर पूरी केमिस्ट्री लैब थी और फिजिक्स लैब थी और सारा अच्छा था। हाँ तो हम छठी सातवीं आठवीं में उसमें पढ़ा जी। और फिर 9th से पढ़ा। तो वो पढ़ने का ही जमाना था उस समय, मेरिट बनती थी, बच्चे खूब पढ़ते थे, रात रात को लैंप लगा के पढ़ते थे। हाँ अपनी सबकी गैलरियों में सब एक दूसरे को दिखते थे कि भी कौन पढ़ रहा है, दिखता था एक बिल्डिंग वो भी पढ़ रहा है, कंपटीशन वो भी पढ़ रहा है। नहीं। तो वो अच्छा जमाना तो था। पढ़ाई में कैसे थे आप? पढ़ाई में मेरा वैसे थ्रू आउट फर्स्ट डिवीजन आता था। अच्छा। हाँ, और मैंने थोड़ा सा नेतागिरी के कारण मेरा ग्रेजुएशन में मेरे कुछ मतलब 0.00 से मेरा फर्स्ट क्लास नहीं अच्छा। बन पाया। हम्म। अदरवाइज मेरा थ्रू आउट फर्स्ट डिवीजन रहा अच्छा। लाइफ लॉन्ग। तो जर्नलिज्म का दौर एक गुजरा, आपने 20 साल करीब जर्नलिज्म में हाँ, गुजारे, तो फिर वापस सक्रिय राजनीति में? सक्रिय राजनीति में नहीं हूँ मैं जी। कई चीजें ऐसी कर रहा हूँ जो मतलब मुझे संतुष्टि देती हैं, जो समाज को भी कहीं न कहीं कुछ देने की कोशिश करता हूँ, जितनी अपनी हैसियत है, जितनी अपनी हम्म। योग्यता भगवान ने दी है। तो कहीं न कहीं अच्छी संस्थाओं से, जैसे आप कहीं भी किसी भी संस्था में अगर कोई अच्छी संस्था है, कोई काम हाँ, बताती है, तो उसमें चाहे अपन खुद कर सकें या किसी से करवा करवा सकें, सके। तो वो मैं कोशिश करता हूँ। आर्थिक मदद हम्म। किसी की करा सकें या कोई स्टूडेंट पढ़ते हो उनकी स्कॉलरशिप दिला सकें। तो मैं जयपुर रहता हूँ आजकल। अच्छा। तो जयपुर में मुझे पता है काफ़ी योजनाएँ, कौन-कौन सी योजनाएँ नहीं चल रही हैं, कौन सी योजनाएँ बच्चों को हेल्प करती हैं, तो वो मैं सजेस्ट करता रहता हूँ। कॉलेजों में भी, या सब कॉलेजों में कहीं न कहीं मैं जाता हूँ, कोई टॉक करने जाता हूँ, हाँ। कभी क्या आता हूँ, बच्चों को बताता रहता हूँ कि क्या कैसे क्या है। पढ़ाई का भी थोड़ा-सा समझ में आता है। मैं क्या है, अपना ट्राइबल एरिया है और मैं जयपुर रहता हूँ, तो वहाँ पर भी मैं काफ़ी कॉलेज जी वाले बुलाते हैं। तो मुझे एक बार आरएस, ये जो वहाँ पर जो इनका गवर्नमेंट का जो हरिश्चंद्र माथुर जी। जी। लोक प्रशिक्षण संस्थान जो है, जहाँ पर सारे अधिकारियों की ट्रेनिंग होती है, तो वहाँ भी आजकल मेरे को बुलाते हैं। तो मैं अभी राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की भी आजकल मुझे क्लास लेने के लिए बुलाते हैं, तो वहाँ अच्छा। भी मैं जाता हूँ। उनका इंटरेस्ट ये है कि आप ट्राइबल एरिया की सही है। कोई ऐसी बातें, हाँ, ऐसी बातें हो वहाँ पर जो प्रशासनिक रूप से अधिकारी कैसे जाएँ काम तो किया जाए, कैसे हाँ, क्या कठिनाइयाँ आती हैं, क्या अच्छाइयाँ बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। तो जितना अपना नॉलेज है उतना बताते हैं, तो अच्छा लगता है बस, ना ज़्यादा रहे, नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये जो आपके पत्रकारिता का जो दौर था, उसमें कोई ऐसा किस्सा आपको याद हो कि जो वाक़ई में अभी भी दिमाग में रहता है कि यार हाँ, ये जो हुआ था बड़ा ज़बरदस्त हुआ था? बहुत सारे आपको पता ही है, तो हाँ, यहाँ के मतलब पार्टियां, दोनों पार्टी या दो ही पार्टी बड़ी पार्टियां हैं। हुँ, मैं नाम किसी के नेता का लूंगा नहीं, जी, लेकिन इन बड़े बड़े नेताओं से संबंधित कोई बड़े बड़े समाचार पैदा हुए हाँ, और हमने बड़ी निर्भीकता से छापे। जी। कोई हमने प्रेशर नहीं होता था? प्रेशर बहुत थे, बहुत इनडायरेक्टली वो थ्रेटन भी थे, हुँ, लेकिन हमने खूब डट के छापा। और मेरे आज भी उनसे सौहार्दपूर्ण संबंध है, लेकिन मैंने जब उनके खिलाफ कोई वाकया बना तो मैंने तो छापा, ऑनेस्टी से जी, छापा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि मैं जहाँ भी बैठता हूँ, अगर वो काम मेरे हाथ में है तो फिर वो जैसे ही आपके हाथ में काम आता है ना, तो फिर वो अंदर से हाँ, ऑनेस्टी अपने आप आ जाती है सही बात। कि नहीं नहीं, साहब इसी मैं। इसी बात ने शैलेंद्र भट्ट को शैलेंद्र भट्ट बनाया, एक अलग पहचान दिलाई ये पत्रकारिता के बात, क्षेत्र में। और और ये इसमें आपको पता है दो बड़े किस्से बांसवाड़ा के, जी, और दो बड़े नेताओं से जुड़े हुए किस्से थे, लेकिन उनमें हमने अपन ने कहीं कोताही नहीं बरती और पूरे ट्रांसपेरेंसी, दो तीन किस्से, चार किस्से हाँ। ऐसे थे जिनमें ऐसी चीज़ें आती रहती हैं, हमने भी आते थे। बहुत फेस की है इन आपने चीज़ों भी को, बहुत क्योंकि किया, हम आपने। लेकर के आते थे और हमको प्रेशर कि नहीं इसको, तो फिर हमें बाद में जवाब देना भारी पड़ जाता कि यार ऐसा क्यों? हाँ, सही तो सही। तो ऐसा होता है, बड़े-बड़े मीडिया हाउस हैं, उनकी अपनी होता है, पॉलिसीज़ हैं। उनकी अपनी पॉलिसीज होती हाँ, है। वो छापे ना छापे, पर अपनी तरफ से अपन एक बार मुक्त हाँ, हो जाएं कि सही भाई बात, अपने अपने एथिक्स से अपने काम किया, काम किया। ऐसा है। तो ये जीवन में जो अब उसके बाद में जो आपके पारिवारिक उतार-चढ़ाव आए, फादर की डेथ हुई या कितना समय बिताया आपने पिताजी के साथ में और कैसे मेरा तो रिलेशन थे? सौभाग्य रहा, मैं तो पिताजी के पास भी पूरे टाइम रहा, और माताजी का भी 92 की एज में जी। स्वर्गवास हुआ, पर मैं कंटिन्यूअस उनको छोड़ के हाँ, मैं तो कहीं नहीं देखा गया। है जिया को तो आप बिल्कुल बहुत। मैं कहीं नहीं गया, और वो तो कहते भी थे कि तेरे को जयपुर रहना है, कहीं जाना है हुँ। तुरे, पर उनको बांसवाड़ा उनसे छूटता नहीं था और मेरे से वो नहीं छूटते थे, तो इसलिए मैं यहीं रहा उनके पास। तो मेरा सौभाग्य रहा, उनका बहुत आशीर्वाद मिला। और
उनके आशीर्वादों से ही है कि आज भगवान की दया है, सब कुछ ठीक है लाइफ में। जी। तो ये मानते हैं कि भाई ब्लेसिंग्स, बड़ों की ब्लेसिंग्स हैं और दोस्तों का प्यार है। दोस्तों की बात की आपने, तो दोस्तों के साथ कैसी मस्ती थी खूब, आपकी? खूब। आज भी हमको तो किस्सा आज भी सुनाओ अगर आप। मतलब मौका मिलता है तो हम तो बच्चे बन जाते हैं कमरा बंद करके। तो हमारे बच्चे देखते हैं तो आश्चर्य करते हैं कि यार आप आज भी वैसे करते हो, तो हम ऐसा करते हैं, क्या-क्या उसमें क्या करते हैं होता ऐसा? है। खूब एक दूसरे से छेड़खानी करते हैं, जैसे टीनेज में जो लड़के बातें करते हैं वैसे हम भी कर लेते हैं, गाने गाते हैं, मजे करते हैं, जितना वो कर सकते हैं मस्तियाँ करते हैं। हुँ। सो मतलब जो हमारा निजी एक अंदर अंतरंग जो हमारे कुछ दोस्त हैं उनके साथ ऐसा जीवन हम जीते हैं। सपरिवार भी कुछ ऐसे परिवार हैं जो हम इस तरह से रहते हैं तो अच्छा लगता है लाइफ में। यही है लाइफ और क्या। हाँ, मुझे ऐसा लगता है आप जितना खुद के लिए तो खुद दुनिया करती है, सोशल वर्क जितना अच्छा कर सको वो भी करना ही चाहिए सबको। ईश्वर ने जो योग्यता अगर कहीं दी है वो कहीं भी किसी के भी काम आनी ही चाहिए, तो जी, वो भी करना चाहिए। और अपना जो व्यक्तिगत जीवन है वो भी खूब अच्छे से जीना चाहिए। जी। बाकी तो ईश्वर के हाथ में है सब कुछ। तो आपने जब पत्रकारिता छोड़ी, तो क्या रीज़न रहे पत्रकारिता छोड़ने के उसके? पत्रकारिता ऐसे छोड़ी नहीं, क्योंकि पत्रकारिता मैंने कभी रोजगार का माध्यम बनाया नहीं, तो जी। मेरे कुछ काम ऐसे थे जो मुझे करने थे हुँ, व्यवसाय में। तो वो मैं थोड़ा सा कुछ समय मैंने उस काम में दिया। जी। और मैं इनडायरेक्टली जैसे आज सोशल मीडिया वगैरह पे जो मेरी थोड़ी सी मेरी जो क्यूरियोसिटी रहती है या मेरी जो हुँ, कुछ अभिव्यक्ति होती है तो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से करता हूँ। हुँ। तो वो भी आजकल पत्रकारिता का एक माध्यम ही है छोटा हाँ, मोटा। वो तो है ही है। तो तो वो करता हूँ। जी। तो फिर आप जो है वो जिला उपभोक्ता संघ के सदस्य बने। जिला उपभोक्ता हाँ, आयोग में भी मैं आयोग में। मेंबर रहा। जी, ये भी मेरे एक रुचि का सब्जेक्ट है। जी। इसमें भी कंज्यूमर का क्या है कि आज भी आपको आश्चर्य होगा कि बहुत लोगों को आप लेमैन को पूछोगे हाँ, कंज्यूमर कंज्यूमर कमीशन क्या होता है तो उनको नहीं नहीं पता। पता पड़ेगा। तो मैं एक संक्षेप में बताता हूँ कि हर पूरे देश के हर जिले में हुँ, एक कंज्यूमर कोर्ट है, जिसको सामान्य भाषा में जी, कोर्ट ही बोलते हैं। कोर्ट ही बोलते हैं। कंज्यूमर कमीशन है। जी, और हर देश की राजधानी में एक स्टेट कंज्यूमर कमीशन है। जी, और दिल्ली में जो है वो नेशनल कंज्यूमर कमीशन है। जी। तो बहुत मतलब इतना अच्छा कोर्ट है, इसमें बहुत कम समय में तुरंत त्वरित न्याय मिलता है। हुँ, और लोगों को इसका बहुत लाभ लेना चाहिए। अगर किसी के साथ कुछ उपभोक्ता मामलों में कोई अगर किसी के साथ धोखाधड़ी होती है या कुछ मिस हैपनिंग होती है तो जी, उसको कंज्यूमर कोर्ट में आना चाहिए, कंज्यूमर कमीशन में। हुँ, और आपको किसी अस्पताल ने आपके साथ गड़बड़ी कर हाँ, दी, कोई बीमा कंपनी ने आपके साथ गड़बड़ी कर दी, कोई बिल्डर ने आपके साथ गड़बड़ी कर दी, कोई ऑनलाइन कंपनियों में आपके साथ धोखाधड़ी हुई, तो ऐसे पचासों केस जहाँ आप पैसा दे करके और सेवाएं लेते हो वो सब कंज्यूमर में कवर जी। होता है। पर इसमें तो मतलब पहले बिल वगैरह लेना पड़ता है। तो आप सामान का बिल ही नहीं लोगे तो फिर कैसे करोगे? नहीं वो तो है ही है, पर बिल तो खैर लेते ही हैं लोग। बिल हाँ, जैसे 99% आप और मैं अगर फ्लैट बुक कराऊंगा तो मेरे हुँ, पास रसीद होती है बुक कराने जी, की। लोगों को सालों साल तक बिल्डर पैसे दबा के बैठ जाते हैं, वो उनको नहीं मिलता है, हुँ, फ्लैट नहीं मिलता है। वो कंज्यूमर कोर्ट में आते हैं, उनको बहुत तुरंत न्याय मिलता है। जी, ऐसे ही आप बीमा कंपनियां अगर दादागिरी से अगर आपका इंश्योरेंस क्लेम नहीं देती हैं हुँ, कोई ऐसे ही फालतू कारण से, तो वो कंज्यूमर कोर्ट इमीडिएट रिलीफ दिलाती है, जी, बल्कि पेनल्टी और लगाती है। हुँ, तो ये हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे कंज्यूमर कमीशन है। उसमें 1 रुपए से लगा करके और एक 50 लाख रुपए तक की सुनवाई तो जिले में ही सुनवाई हो हो जाती है। जाती है। 50 लाख से 2 करोड़ तक की सुनवाई स्टेट कमीशन में डायरेक्ट होती है। जी, और नेशनल कमीशन में उससे ऊपर के मामले होते हैं तो सारे वहाँ हो जाते हैं। तो मैंने कल भी कहीं शादी में गया था, मैंने पूछा, किसी ने हुँ, कहा भाई साहब आप कंज्यूमर कोर्ट में हो ये वो। उनका मैंने कहा आपको वो बड़े बड़े आदमी थे। जी, मैंने आपको पता है कंज्यूमर कमीशन कंज्यूमर कोर्ट का हाँ, कॉन्सेप्ट क्या है? बोले नहीं पता। तो ये बड़ी आश्चर्य की बात है। सही बात। मतलब हाँ, लोगों को बहुत से लोग जानना नहीं चाहिए। जानते हैं, लोग जानते नहीं बहुत आसान है। हैं। हुँ, इसमें क्या है कि ये समानांतर व्यवस्था नहीं है, लेकिन जैसे जुडिशियल कोर्टों का मामला हाँ, अलग है और ये सिस्टम अलग है। इसमें आप जी, जिला जिले में अगर आप हार जाते हो तो उसकी अपील होती है स्टेट कमीशन में। स्टेट कमीशन में हार जाते हो उसकी अपील होती है नेशनल कमीशन नेशनल में। कमीशन में। और नेशनल कमीशन में अगर हार जाते हो तो उसकी अपील अपील होती है सुप्रीम कोर्ट में। और दादा आजकल क्या हो गया ना कि मतलब ऑनलाइन खरीदना और ये जो सारा जो परचेसिंग है, तो उसमें काफ़ी धोखाधड़ी होती है। हाँ जैसे तो वो मोबाइल सब मँगाया, साबुन का पाउच आ गया, साबुन सब हुआ, इसमें कवर होता है। तो वो सारी चीज़ें इसमें सब कवर कवर होती होती है। है आप इसमें। उसका ऑथेंटिक एड्रेस वगैरह और सारा जो भी आपने ऑर्डर कर रहे हो वो सब चीज़ें रखो उसकी। जी, और
ये ऐसे बचना चाहिए। कई ऐसी वेबसाइट रहती हैं, कई ऐसी कंपनियां ऑनलाइन दिखती है आपको, जिनका कोई दनी दोरी नहीं होता है। हाँ वही। तो ऐसी कंपनियों से बचना चाहिए। जो बहुत चलती हुई कंपनियां हैं, बड़ी नामी कंपनियां हैं, विश्वव्यापी हाँ या देशव्यापी, उनसे खरीदना वगैरह करना चाहिए। और उनमें भी अगर वो कभी आपके साथ गड़बड़ी करते हैं तो कंज्यूमर कोर्ट तुरंत उसमें राहत देती है। जी। तो अभी जैसे कंज्यूमर कोर्ट की अपन बात कर रहे हैं, आप यहाँ बांसवाड़ा में रहे, फिर बांसवाड़ा में जो है वो आपने काम किया, कितने साल काम किया 5 बांसवाड़ा साल में? का 5 कार्यकाल साल था। का कार्यकाल रहता है। यहाँ जयपुर में फिर 5 साल उसके का बाद था। में जो है वो आप राज्य उपभोक्ता आयोग में हम्म। गए। तो ये कोर्ट का जो प्रोसेस है यहाँ सारा जो है, तो ये कैसे काम करता है? मतलब अब सामान्य भाषा में लोगों को बताएं ये तो मतलब क्या बहुत करना आसान है। ये चाहिए? कंज्यूमर जी। प्रोटेक्शन एक्ट पहला तो राजीव गांधी जी ने बनाया था 1986 में। जी। ये पहले अमेरिका वगैरह में चल रहा था काफी समय से। हम्म। और वो 86 वाले जो कानून को अभी मोदी जी की गवर्नमेंट ने उसको बहुत अच्छा और परफेक्ट कर दिया। उसमें कुछ कमियां थी, जी। वो सारी कमियां निकाल के इसको बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया। तो जी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आ गया अस्तित्व में। हम्म। उसमें ये सारे अधिकार बढ़ा दिए, जिला आयोग के अधिकार। पहले यहाँ 20 लाख तक की सुनवाई होती थी, अब 50 50 लाख लाख तक तक की की हो सुनवाई जाती होती है। थी। जी। हमारे वहाँ 1 करोड़ की होती थी, हमको 2 करोड़ दो तक के करोड़ की पावर होती दे है। दिए। फिर क्या होता है, जैसे मैंने कोई स्टेट कमीशन ने कोई फैसला दिया हम्म। और जिसके भी खिलाफ दिया मैंने, हाँ। अब उसमें आप बिजली विभाग भी आ जाता है, जी। उसमें नगर निगम भी आ जाता है, जी। नगर विकास प्रन्यास भी आ जाता है, उसमें जलदाय विभाग भी आएगा। मतलब सेवा प्रदाता हर जहाँ भी आप पैसा दे करके सेवा लेते हो, ले रहे थे, वो सारी जितनी चीजें इसमें टेलीकॉम कंपनियां हैं, वो आप वो उनमें अगर जरा से ही आप भी संतुष्ट नहीं हो तो वो सब कंज्यूमर कोर्ट में कवर होते हैं। कवर हो जाते हैं। अब यहाँ अगर आप स्टेट कमीशन, हमारे ऑर्डर के खिलाफ आप स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन में नहीं गए हम्म। या वहाँ से कोई राहत नहीं मिली, नहीं मिली। तो आपको ऑर्डर की कंप्लायंस करनी जरूरी है। अच्छा। और अगर आप कंप्लायंस नहीं करते हो तो वही जैसे जुडिशियल सिस्टम में सजाएं होती है, हम्म। वैसे ही आपके गिरफ्तारी वारंट निकलेंगे और अच्छा। आपको अरेस्ट किया जाएगा। इसमें 3 साल तक के कारावास की सजा भी सजा है। भी है। सारा पूरा वो लीगल प्रोसेस है इसमें हम्म। सारा। तो तो इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि मतलब सजा दिलाना उद्देश्य नहीं होता है, लेकिन आपके साथ जो हाँ, भी मतलब राहत मिले, आपको राहत मिल जाए, उपभोक्ता ये को सबसे राहत बड़ी मिल बात जाए। और इसका प्रोसेस भी बहुत आसान है। मतलब ये है। क्या जी। है, ये निगम है, मतलब वो हम्म। आयोग है, आयोगी। ये न्यायालय नहीं है। जी। तो आयोग का सिस्टम यह है कि आप एक सिंपल पेपर पे आपकी कंप्लेन हाँ। लिख के लाओ, जी। एक शपथ पत्र साथ में लगता है, वो कोई लैंग्वेज का जी। शपथ पत्र बन जाता है। और कोई अगर आपके पास कोई कागज है हाँ। कि साहब ये मेरे डॉक्यूमेंट लगा रहा हूँ, जी। जो इससे प्रूव होता है कि मैं सही हूँ जी। और ये मेरे साथ गड़बड़, वो 3 चीजें आप लाके कंज्यूमर कोर्ट में दे दो। एक छोटा सा कुछ पोस्टल रोल लगता है, कुछ बीस हम्म। 20 रुपए का, 50 जी। रुपए का, 100 रुपए का, 200 रुपए का, इतना ही। वो आपकी वैल्यू पर निर्भर करता वो है। आप कितना क्लेम कर रहे हो हाँ, उसके ऊपर, उसके तो वो ऊपर। आपको जानकारी कंज्यूमर कोर्ट में मिल जाती है। जी। वो लगा के आप अप्लाई कर दो, तो उसमें आप एडवोकेट करो तो भी अच्छा है। और हम्म। अगर एडवोकेट नहीं करते हो तो आप खुद भी उसमें आराम से पैरवी कर अच्छा, सकते खुद हो। भी आर्ग्यू कर सकते हैं इसमें उसमें। इसको हम बोलते हैं, यहाँ पर कोई डिटेल ट्रायल नहीं होती। ट्रायल अच्छा। जैसे कोर्टों में, अन्य कोर्टों में हाँ। बहुत डिटेलिंग होता है जी। कि बाल की खाल जिसको कहते हैं, हाँ। हमारे यहाँ इसको बोलते हैं समरी ट्रायल। समरेट है। हम वो बिल्कुल सीधा सीधा करते हैं, बाल की खाल निकालने का हमारे को मतलब नहीं है। हमको दिखता हुआ है कि भाई इसके साथ गड़बड़ी हुई है, तो हम उसको उसकी उसका दिला देते हैं उसको। जी। तो ये हम बात करें जो उपभोक्ता कोर्ट की, तो अभी देखें अपन स्थिति तो बहुत सी जगह पे पद खाली पड़े हैं, कई जगह सदस्य नहीं है, कई जगह अध्यक्ष नहीं है। तो कैसे ये मैनेज होता है ये सारी तो चीजें? क्या होता है, सरकार पे ऊपर डिपेंड करता है। हाँ। अभी सरकार वैकेंसी निकालती है। अब तो क्या है, 2019 वाले एक्ट में जी। एग्जामिनेशन हो गए। हम्म। इसमें सैलरी भी नए एक्ट में मतलब बढ़ा दिए। बहुत अच्छी सैलरी बढ़ाई है, जो हालांकि राजस्थान सरकार ने भी लागू नहीं किया उसको, जी। लेकिन अन्य राज्यों में हो गया है। जो एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की सैलरी अच्छा, अध्यक्ष को इसमें मिलती है। सबको अच्छा। मिलनी चाहिए, ऐसा जी। गवर्नमेंट ने प्रावधान किया है, भारत सरकार ने। हम्म। कई राज्य दे रहे हैं, कई राज्य नहीं दे रहे हैं। तो हो जाएगा आगे नहीं पीछे, पर यह है कि वो पद रिक्त है। ये अभी माननीय हाईकोर्ट ने भी इसको ऑब्जर्व किया और हाईकोर्ट ने आदेश दिया। तो राजस्थान सरकार ने अभी हलफनामा दिया है कि 11 नवंबर को एग्जाम होंगे और रिक्तियां भी निकाल दी हैं राजस्थान की, कितनी रिक्तियां हैं। तो मेरे ख्याल से फटाफट इसका प्रोसेस चल रहा है। अच्छा। हम्म। तो ये उपभोक्ता वाला तो मामला हो गया सारा सेट। वापिस आते हैं आपकी लाइफ के ऊपर। तो एक सिंगर भी हैं आप, एक अच्छी बांसुरी बजाते हैं, और कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं? देखो अहमद भाई, ये तो क्या है, शौक की बात है, ये हाँ। गॉड गिफ्ट है। गॉड गिफ्ट की बात ये होती है कि मैंने ऐसे सीखा कहीं से भी नहीं है। जी। पर हाँ, मैं वो शौकिया बजाता हूँ, तो उतना ही मैंने परफेक्शन
नहीं है मेरे पास। क्योंकि हमने देखा है मोहन कॉलोनी गरबा में जबरदस्त हाँ, बांसुरी हम बजाते हुए वो आप। ठीक है, पर परफेक्शन नहीं है। जी। क्लासिकल नहीं सीखा है, कुछ नहीं सीखा, पर हाँ बांसुरी में बजा लेता हूँ, तबला बजा लेता हूँ, ढोलक बजा लेता हूँ, माउथ ऑर्गन पे कुछ गाने बजा लेता हूँ, बोंगो को बेंजो वेंजो कोंगो डोंगो जो भी आती है। हाँ, तार वाली जो है ना, जैसे गिटार है या जी, सितार है, हाँ। वो मैं नहीं बजा पा रहा हूँ, क्योंकि जी। वो मैंने सीखा भी नहीं है। हुँ। वो बाकी इस तरह के इंस्ट्रूमेंट बजाता और हूँ। सिंगिंग का शौक कब चढ़ा? सिंगिंग का शौक भी बचपन से ही है, वो भी गॉड गिफ्टेड होता है। तो आपकी आवाज़ से हमारे ही। घर में सारे भाई बहन सबको शौक है, तो जी। मेरे से बड़े ब्रदर थे कार्तिक भैया, हुँ। तो वो उस समय रेडियो पाकिस्तान पे गज़लें सुना करते थे, अच्छा। ट्रांजिस्टर पे। उनको बहुत शौक था गुलाम अली साहब की, मेहंदी हसन हुँ। साहब की, और ऐसी जो लीजेंडरी गज़लें थी, जी। और फिर जगजीत साहब आए बाद में, उनको बहुत सुनते थे, तो हमको भी गज़ल का शौक लगा। फिर यहाँ वो दिवाकर भैया थे नागर, हाँ, जो है दिवाकर बाद जी में थे। उधर शिफ्ट हो गए। जी। एक वो भी थे जयपुर घराने वाले, वो बहुत अच्छे गज़ल गाते थे। गुलाम अली की बहुत अच्छी गज़लें गाते थे। जो वो तो एक वो यहाँ नारदानंद जी आए हाँ, थे, नारदानंद जी आए थे यहाँ नारायण। पे थे, तो वो क्लासिकल बड़ा वो मास्टर थे उसमें, जी। क्लासिकल संगीत में। तो नारदानंद जी ने बांसुरा में अच्छा, फिर काले परिवार ने भी बांसुरा काले में बड़ा परिवार, अच्छा हाँ। संगीत का और कला के क्षेत्र में उनका बड़ा होल्ड रहा। तो पद्माकर जी काले साहब थे, हुँ। मालिनी जी हैं, इन्होंने भी बांसुरा में बड़ा संगीत और डांस और ये क्रिएटिविटी का, इनका भी बड़ा योगदान है। तो आपके दिल के करीब कौन-सी गज़ल है? अरे वो तो फिर बहुत भी सारी जब है, अकेले में गुनगुनाते होंगे आप, या बहुत जब सारी हैं, उसका कोई हाँ, उसका कोई वो एंड फिर नहीं भी है। कोई एक शेर याद हो आपको किसी कुछ गज़ल नहीं, का? मेहंदी हसन साहब की जैसे गाते हैं, जी। दुनिया किसी के आहा! प्यार में जन्नत से कम नहीं, हाँ, एक दिलरुबा जो दिल में है हूरों से कम नहीं, क्या बात! दुनिया किसी के प्यार में। एक गुलाम अली की एक गज़ल भी है जो आप कभी गाते थे, मुझे याद है। हम्म, अपनी तस्वीर को आँखों से लगाता क्या है, एक नज़र मेरी वो तरफ देख वो तेरा थोड़ी जाता सी क्या है। हल्की सी वो क्लासिकल बेस है क्लासिकल उसमें, बेस है थोड़ी-सी। तो वो अब वो तो क्या है, बहुत टाइम हो गया अभी ये बन गया। तो और जीवन की कुछ ऐसी बातें जो आप शेयर करना चाहते हो? मन में क्या सोचते हैं इतना सफ़र तय करने के बाद नहीं में, ठीक है, क्या संतुष्ट आता है, है लाइफ से आपके कि संतुष्ट है। कभी स्कूल के टाइम में चोरी छुप के कहीं स्विमिंग करने चले जाते थे, डायला तालाब भी, जब तैरना नहीं आता तो डायला तालाब भी पार किया है। अच्छा। तो ऐसे ही छोटी मोटी, उस समय टीके वाले टीके लगाने आते थे, तो हाँ, वो बड़े डरते थे सब जने, क्योंकि उस समय बड़े हाँ, वो लोग, चाँदी पड़ जाती थी है यहाँ ना, पे। तो आज आज भी है कई बच्चों हर में। स्कूल में टीके वाले जी, आते थे, तो बच्चे भागने की कोशिश करते थे कि हाँ। टीका ना लगे, है ना। और आज मार पड़ती तो वो टीचर खड़ा करते, तो वो स्केल लेके हाथ सामने करो, है ना, टाट पट्टी पे बैठते हाँ, थे टाट नीचे, पट्टी बैठते थे, बिल्कुल। ब्लू ब्लू कलर की, और और वो दोनों उँगलियों के बीच में वो पेंसिल फँसा करके दबाना, मतलब बड़ा वो एक माहौल बड़ा अलग ही अच्छा था वो माहौल। माहौल आज के था। बच्चों को तो ऐसे बांसवाड़ा भी बहुत छोटा सा था उस समय। हाँ, उस समय रात को पढ़ते तो हजारी भाई के पोहे रात को खाने जाते, या जय हिंद होटल पे चाय चाय पीने पीने जाते थे, जाते तो पढ़ना तो कम और ये घूमने का बहाना ज्यादा। ज़्यादा तो था। पढ़ने के बहाने घर वाले रोकते भी नहीं थे, "वाह, तू कैसे भी पढ़े है, तू जा चाय पीने जाना तो जा।" पर पढ़ाई में अच्छे थे इसलिए कभी बाबूजी से डाँट-वाँट पड़ी है नहीं आपको, नहीं, हमारे मार-वार पड़ी? हमारे फादर कभी बहुत एवर स्माइलिंग और बहुत कूल थे वो। उन्होंने किसी बच्चे को ही, उन्होंने शायद, मेरे को याद ही नहीं कि कभी ऊंची आवाज में भी बोले हो। तो परिवार में कितने सदस्य थे उस समय? हम बहुत सारे सदस्य, हमारा बड़ा घर है, जी। मतलब तो हमारे ताऊ जी का परिवार, मेरे अंकल का परिवार और हमारा परिवार, हम तीनों तीनों परिवार साथ रहते थे। तो हुँ, हमारी मदर की पर्सन थे वो, हमारे दाई जी हाँ, की बड़ी जल्दी डेथ हो गई थी, तो वो अच्छा। मदर हाँ, तो होल्ड, फिर मदर का वो रोल मदर हो पूरे गया। परिवार को संभालते थे। तो सब भाई बहनों को पढ़ाना लिखाना, मेनली मेरे पिताजी का ये था कि सब पढ़ें, हुँ, घर में चाहे साधन कम हो, ऐशो आराम की चीज़ नहीं हो, लेकिन पढ़ाई सबकी अच्छे से हो जाए। तो वो जी। पढ़ाई सबकी हुई, जिसको जिसको जितना पढ़ना था। जब तो यहाँ तो इतनी फैसिलिटी थी नहीं, पर हुँ, सब पढ़े, सब सरकारी स्कूल में ओदीचाड़ा में पढ़ के और कुशलबाग में पढ़ के सब, कोई डॉक्टर बन गया, कोई हाँ, इंजीनियर बन गया। आज पूरे वर्ल्ड में ये कह सकता हूँ कि हमारे परिवार के लोग हैं, चाहे पेरिस में हो, चाहे लंदन जी, में हो, चाहे न्यूयॉर्क में हो, चाहे बॉम्बे में हो, चाहे दिल्ली में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो। मतलब ये तो हमारे बाबूजी का विजन था एक, जी। कि पढ़ाई अगर हो गई तो आप जीत हाँ, वो जाओगे, तो ख़ैर पैसे है ही तो है। अपने आप आएंगे पढ़ाई से।
जी। तो ये है मुख्य कारण। तो हमारी मदर कंट्रोल करती थी, डांट हुँ। डपट वही करते थे, बाबूजी तो नहीं करते थे कुछ। पर इतनी डाँट तो नहीं पड़ती होगी, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, ऐसे कोई सब हमारे ताऊजी बड़े कड़क थे, तो तो आप वो सबसे छोटे थे परिवार में? मैं से छोटी एक बहन और है, अच्छा। तो बस हाँ, हम क्योंकि छोटा भाइयों लाड़ में में सबसे छोटा मैं हूँ, हाँ, बहन है छोटी एक, तो उधर छोटा तो लाड़ में ज़्यादा रहता है ना, तो इसलिए हाँ, तो कह क्योंकि सकते हो माँ सा पर लगाव आपका जो है वो हमने देखा है। हाँ, जिया से जो आपका लगाव था बहुत और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। आखिरी समय आपने खूब सेवा की है जिया की। वो तो खैर सबको ही करनी चाहिए और जी। करते ही हैं लोग सब, मैंने भी कोई ऐसी अनोखी बात नहीं करी। पर हाँ, जब माता-पिता को जब ज़रूरत हो, हुँ, तब उनके पास अपने को होना चाहिए। होना चाहिए। उनके ये हर आज के चीज़ लोगों के लिए सीखने की बात है। आज के युवा पीढ़ी को सीखना चाहिए कि माँ-बाप जो हैं वो कलयुग के भगवान हैं। आपको दुनिया में बहुत सारे लोग मिल जाएँगे अच्छा-बुरा सब सिखाने वाले, लेकिन माँ-बाप ही एक ऐसे भगवान हैं जो आपको आप जैसे भी हो वैसे स्वीकार करते हैं और सही बात। हमेशा आपके भले के ही सोचेंगे। कभी भी आपको गलत सलाह और गलत रास्ते पे जाने की बात नहीं कहेंगे। तो ये जो सफ़र रहा अभी आपके परिवार में कौन-कौन है? कितने सदस्य हैं? भाभी के अलावा बच्चे कहाँ हैं? क्या हाँ, कर रहे मेरा हैं? छोटा लड़का तो जयपुर में ही है। जी, वो कंप्यूटर का कोर्स भी है, क्या बोलते हैं उसको, बीसीए बीसीए। सेकंड ईयर में। जी, बड़ा लड़का जो है उसने वो न्यूयॉर्क में रहता है, जी, अभी नौकरी कर रहा है न्यूयॉर्क में। उसको उसने मास्टर डिग्री न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से करी, ओके, एनवाईयू, जी, और वहीं उसकी जॉब भी लग गई। उसने अपनी ईश्वर की कृपा से, योग्यता से, उसको राजस्थान सरकार से पूरी स्कॉलरशिप भी मिली हुँ, अ, पढ़ाई की। तो उसको मतलब उसकी पूरी एजुकेशन सरकारी स्कॉलरशिप से हुई। जी, तो वो भी एक मुझे बड़ा सहारा मिला, हुँ, क्योंकि आप जानते हो कि अपन लोग एक बिल्कुल सामान्य आर्थिक हाँ, स्तर वाले लोग हैं, लेकिन ये ईश्वर की कृपा रही कि उसकी पढ़ाई सारी उसकी योग्यता से स्कॉलरशिप से हुई। जी। तो हाँ, बस उस हम समय शायद राज्य सरकार ने कोई योजना अभी भी चल रही है वो चल योजना, रही आज भी होगी। चल रही है, हाँ, उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति जी, योजना है, तो आज भी चल रही है वो। जी। तो ये बांसवाड़ा आपने जयपुर में जब पोस्टिंग हुई उसके बाद छोड़ा? या हाँ, मैं जाना तो चाहता ही था कब से, जी, पर वो माँ थे तो मैं नहीं जा पाया, और माँ के स्वर्गवास के बाद फिर ये मेरा निमित्त बना कि मेरा वहाँ अपॉइंटमेंट हुआ, पर मैं हुँ, जाना तो कब से ही चाह रहा था। जी, जयपुर में हमारा बड़ा परिवार है, तो इसलिए मैं जयपुर मैंने चुना था रहने के लिए। पहले भी मैंने जयपुर में बहुत काम किया है, जी। 86 से लगा करके, और उसके बाद मैं लगातार जयपुर रहता था, आना जाना रहता था। तो वो अब जयपुर अच्छा है, आता रहूँ यहाँ, तो रेगुलर हाँ, आता ही वो हूँ। तो मतलब मैं इसलिए ये पूछ रहा हूँ कि जो बांसवाड़ा आपने देखा है हम्म। बचपन में या अपने जवानी में या लंबा समय बिताया आपने और अब आप जयपुर रहते हैं जब आते हैं तो इस पूरे दौर में बांसवाड़ा कितना बदला है मतलब फिजिकली भी और लोगों के रवैये से और उस तरीके से भी। बदल तो काफी गया, पूरा ही बदल गया बांसवाड़ा। तो बहुत सारे काम हो गए, बहुत सारे बिल्डिंगें नई बन गई, कई नए संस्थान खुल गए, कई नए कॉलेज खुल गए, प्राइवेट स्कूल खुल गए, हम्म। बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां आई हैं यहाँ पे, तो बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। जी। अभी ट्रेन आ जाएगी और परमाणु बिजली घर आ जाएगा, तो और भी बड़ा अच्छा डेवलपमेंट होगा। अच्छा है बांसवाड़ा, बहुत अच्छा है, भविष्य भी बहुत अच्छा है। अब दोस्त तो मेरे बहुत सारे यही हैं बचपन के, तो मुझे तो यहाँ बहुत अच्छा लगता है। जी। पर कार्य क्षेत्र में बनाना चाह रहा था जयपुर को, तो वो मैं प्रयास कर रहा हूँ, तो चल भी रहा है मेरा काम काज। बाकी अ, पुराने दोस्त सब वैसे ही हैं, उनमें कोई ज़्यादा परिवर्तन आएगा भी नहीं, और आना भी नहीं चाहिए। सही बात। अपने मूल स्वभाव में वो बने रहे, वो अच्छा है। हम्म। तो अच्छा है, सब बांसवाड़ा काफ़ी अच्छा है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता है उसका, तो अब इतना ज़्यादा विश्वव्यापी प्रचार हो गया है। अब यहाँ पर कोई अच्छा बड़ा रिसोर्ट चालू हाँ। हो, जी। तो लोगों को यहाँ आने का, जो टूरिस्ट हैं उनको ठहरने की अच्छी जगह जी। मिले, तब मुझे लगता है कि यहाँ पे हाँ, इसका टूरिस्ट क्योंकि डेवलपमेंट हो जी जाएगा। वही वो पर्यटन वाली जो बात आप कर रहे हो उसी में ही बहुत सारी चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन है अच्छी सड़कें हो जाए रेलवे आ जाए या अच्छे रिसोर्ट हो जाएं ठहरने की जगह हो जाए और जो पर्यटन स्थल है बांसवाड़ा के उनके डेवलपमेंट में क्या बदलाव हुआ है आपको क्या कुछ नजर आता है ऐसा मैं देखो, लगता मेरा है इसमें ये मानना है क्योंकि ठोस रूप पुराने से, समय में जो था और अब जो है। मेरा ये मानना है कि कई जगह ऐसी, जैसे आप देश में विदेश में देखोगे, तो
लोग क्या है कि जो चीज जैसी है उसको वैसी ही देखना पसंद देखना करते हैं, पसंद आप करते उसको मॉडिफाई मत करो। हैं। जी। बांसवाड़ा में एक प्रकृति प्रदत्त जो सुंदरता है हम्म। उससे छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने देखा है वो चाचा कोटा जो बैक वाटर का है, वहां पे कुछ उन्होंने कंस्ट्रक्शन कर दिया, वहां पे कोई स्वागत द्वार बना दिए या ऐसा, वो आर्टिफिशियलनेस है। मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ, वो नहीं होना चाहिए, जी। कहीं भी नहीं होना चाहिए। आप हल्का फुल्का एक उसको सेट कर दो, बाकी अनटच रखो, उस हम्म। प्रकृति को अनटच रखोगे जितना, उतना वो लोगों को आकर्षित करेगी। यहाँ पर कमी सिर्फ एक ही है, रेल की भी उतनी जरूरत नहीं है मेरी नज़र में। जी। यहाँ पर कमी सिर्फ ये है कि यहाँ पर अच्छे रहने की कोई बड़ा अच्छी जगह रिसोर्ट नहीं है। रिसोर्ट नहीं। एक रिसोर्ट हुआ, क्योंकि जैसे आप नैनीताल, मसूरी, हाँ। कई दिन शिमला देखो ना, तो वहाँ एयरपोर्ट है ना, वहाँ पर रेल है, सही है। लेकिन दुनिया जा रही है ना वहाँ पे। सही है। तो ऐसे यहाँ भी आएंगे, लेकिन यहाँ ठहरने की अच्छी जगह हो, हम्म। और कोई अच्छे 2 2 नाइट 3 डेज का कोई पैकेज टूर चला जी। है ना। यहाँ लोगों को कहीं त्रिपुरा सुंदरी ले गए, कहीं जुआ फॉल हम्म। ले गए, कहीं आप बैक वाटर में ले गए, आप कहीं से लंच कहीं करा दिया, डिनर कहीं करा जी। दिया। जैसे जैसलमेर में, कुंभलगढ़ में जिस प्रकार से हाँ, अब मतलब संचालन होता आप है ना, वैसा संचालन यहाँ पर कोई प्रोफेशनल तरीके से करेगा तो बांसवाड़ा पीछे मुड़ के नहीं देखना पीछे मुड़ पड़ेगा। गए। और आप अगर बेसिक चीज नहीं करोगे, उसमें क्या है, प्रशासन की इच्छा शक्ति चाहिएगी। इच्छा शक्ति ये है कि इन्वेस्टर तो प्राइवेट ही आएगा, हाँ, वो तो है। कोई वो टूरिस्ट, मतलब आप रिसोर्ट कोई प्रशासन बनाने वाला नहीं है, लेकिन वो प्रमोट वो करें, प्रमोट हो वो गए। कहें कि हम आपको लीज दिला देंगे, 20 साल जी। की लीज दिलाएंगे, आप हाँ, जब सपोर्ट तो मिलना चाहिए उनको। सपोर्ट पूरा मिलना चाहिए। कोई एक ग्रुप आएगा और वो ग्रुप यहाँ पे भले टेंट सिटी बनाए, पक्का कंस्ट्रक्शन ना भी करे, हम्म। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा पैकेज टूर चालू करे तो बांसवाड़ा का भविष्य बहुत उज्जवल है हाँ, मेरे क्योंकि ख्याल से। यहाँ पे प्रकृति की मेहरबानी है, मतलब बांसवाड़ा यानी कि स्वर्ग जबरदस्त। की तरह। राजस्थान के नाम से अगर कोई सोचता है तो रेगिस्तान के टीले या वो तो उसके दिमाग में आता है, लेकिन बांसवाड़ा आकर के वो खो जाता है कि यार वाकई में राजस्थान है। क्योंकि हमारे चाचा कोटा हैं या जो भी मानगढ़ धाम है, त्रिपुरा सुंदरी है, ऐसे कई जगह हैं जहाँ पे इन चीज़ों को डेवलप किया जा सकता है। बस ये अच्छी होटल या ठहरने की एक जगह अच्छी मिल जाए। रिसोर्ट जैसा कुछ हो बड़ा, जी। वहाँ भी थोड़ी सी अच्छी एम्बियंस हो, मतलब खाने पीने का अच्छा टॉप क्लास अरेंजमेंट हो। हम्म। क्योंकि जो लोग घूमने आते हैं ना, वो पैसा भी खर्च करने आते हैं, हाँ। उनको रहने की अच्छी जगह चाहिए, घूमने के अलावा एंजॉयमेंट भी चाहिए, तो वो एंजॉयमेंट। सारी बेसिक सुविधाएं जरूरी है। जी। तो जब हम बात कर रहे हैं पर्यटन की और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो अब आने वाले भविष्य में आप क्या देखते हैं बांसवाड़ा कहाँ होगा? बांसवाड़ा का, मैं कहा ना आपको, बहुत उज्जवल भविष्य है बांसवाड़ा का। तो बांसवाड़ा देखते देखते बदल गया पूरा, और हम्म। प्रकृति का तो वरदान है ही। यहाँ पे इंडस्ट्री बहुत सारी आई है, यहाँ पे सीमेंट का बहुत बड़ा सीमेंट ग्रुप जो आया है, इंडिया सीमेंट का ग्रुप पूरा यहाँ जी। है ना। टेक्सटाइल की यहाँ पे अच्छी फैक्ट्रियाँ हैं, और लैंड वैल्यू भी यहाँ बढ़ती ही जा रही है, यहाँ जी। पर लैंड वैल्यू भी अच्छी है, तो क्योंकि बांसवाड़ा जितने का। बिजली घर यहाँ स्वीकृत हुए ना, अगर वो बन जाएं तो बांसवाड़ा जो है वो हब बन जाएगा बिजली का। अब वो नहीं होंगे, और वो वो कोल सारी चीजें। बेस्ड वाले जो थे हाँ। वो तो ये होंगे। अब ये एटॉमिक तो यहाँ हो गया, एटॉमिक अब तो। बाकी सब क्या है, सोलर का जमाना है। जी। अब सोलर ही लगेगा, अब वो आप कोयला बेस्ड जैसे थर्मल वाले जो है हाँ, वो अब नहीं लगेंगे। क्योंकि हम ट्रेन की बात कर रहे थे तो ट्रेन तो मैन उसी वजह से। ट्रेन भी आएगी तो वो देखो, ट्रेन को उससे मत जोड़ो। ट्रेन क्या है, बेसिक एक जी। रिक्वायरमेंट है एक जनता की। जी। ट्रेन को फायदे से मत जोड़ो। मैं तो भारत सरकार से मांग करता हूँ, लिखता भी रहता हूँ मैं, हम्म। कि ये ट्रेन एक बेसिक सुविधा है। जैसे आप लाइट दे रहे हो, बिजली नल दे हाँ। रहे हो, जैसे आप इस तरह की जो बेसिक सुविधा दे रहे हो ना, ट्रेन भी एक सुविधा का पार्ट है। और उसमें फायदा नुकसान देखने की जरूरत नहीं है कि यहाँ से आपको कोयले का भाड़ा मिलेगा तभी आप ट्रेन चलाओगे, हाँ, उसकी क्योंकि वो आ जाएगी तो एक उसकी आवश्यकता नहीं है। ये आवश्यकता तो नहीं। आपको वैसे भी यात्री भार मिलेगा खूब सारा। यहाँ पे सिंटेक्स, मयूर मिले, इनके ट्रक जाते हैं, हम्म। सीमेंट के ट्रक जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली मिलेंगे। वो तो एक्सपोजर मिल ही जाएगा, एक ट्रेन आएगी तो मिलता है। बहुत सारी चीज की। और मुझे लग रहा है वो सरकार सोच भी नहीं रही है, अब तो आ ही रही हाँ। है, रेल आएगी, 100% आएगी। मंदसौर से जो दाहोद वाला शायद स्वीकृत हुआ है वो हाँ, भी है, रतलाम से डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा है वो भी है। तो आप देखोगे 2 4 साल में इसका काम बहुत तेजी से हो जाएगा, ऐसा लगता है। तो ये तो बातें हो गई है आपकी। अब आपकी वो अम, ये आज की जो युवा पीढ़ी है उसको कोई मैसेज आप देना चाहें कि क्या करें बांसवाड़ा के युवा मेरे को ये जो। लगता है अमन जी, जी। देखो मैं आपको बताता हूँ, मेरे को ये लगता है कि अ, पुराने टाइम में जब अपन लोग पढ़ते थे, हम लोग पढ़ते थे जब, तो लोगों का टीचर बन जाओ, बीएड बीएड कर लो, हाँ। है ना, और अच्छे होशियार हो तो आप पीएमटी कर लो, मेडिकल में चले जाओ, और होशियार हो तो आप
इंजीनियर बन जाओ, पीईटी कर लो, इंजीनियरिंग इंजीनियर कर बन लो, जाओ। दो चार एक किस तरह से। अब इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, अब बच्चा मतलब हजार तरह की ब्रांचेस है। अगर वो 12th के बाद से अगर कोई ब्रांच एक पकड़ लेता है तो उसको 100% नौकरी मिलती है, जी। 100% बिजनेस मिलता है, काम मिलता है। तो जो अभी अभी नई शिक्षा नीति आ रही है, आप देखोगे, मेरे पास एक समाचार है भारत सरकार का कि विद इन नो टाइम, मतलब महीने जी। 2-4 महीने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत बड़ा परिवर्तन करने जा रही है जी। शिक्षा के मामले में। अच्छा। और जो बड़े जैसे कोटा टाइप के जो सेंटर हैं बड़े, तो मेरे ख्याल से कुछ बहुत बड़ा इसमें चेंजेस आएगा सारा, कि एक ये जो अपनी जैसे सीबीएसई या इस तरह का जो पैटर्न चल रहा है, जी। इस तरह का एक समानांतर कुछ शिक्षा प्रणाली हाँ। एक और निकलने वाली है, जो पूरी तरह से रोजगार परक भी होगी, अच्छा। है ना। और हर बच्चे को हुनर उसका वो अनिवार्य शिक्षा की जाएगी अनिवार्य कि शिक्षा आपको कोई ना कोई एक हुनर की शिक्षा, जिसको आप डेवलप करना ही है। उसमें कुछ ना कुछ सीखना ही पड़ेगा आपको। जी। जैसे हाँ, ताकि मतलब आप सुथारी का काम सीख लो, हाँ, आप ज्वेलरी का काम सीख वही लो, आप कंप्यूटर से रिलेटेड हजार कोर्सेज हैं। 1000 कोर्सेस तो आप बेसिक पढ़ाई तो करते रहो, लेकिन आपको वो करना जरूरी है जो है। आपकी जी। रुचि का हो। तो बच्चा अगर कुछ नहीं कर पाएगा तो भी वो उसका आराम से रोजी रोटी चले उतना तो उसको आएगा ही, हम्म। है ना। तो बहुत सारे हर जगह स्कोप है काम का। जी। आज की तारीख में किसी बच्चे को निराश होने की जरा भी जरूरत नहीं है। मैं बहुत चिंतित रहता था, कोटा वाले बहुत बच्चे वहाँ पे सुसाइड करते हैं, लेकिन जी। अब उनको समझाने वाला कोई चाहिए हाँ। कि जीवन तो कितना अनमोल है। आप ये मतलब मैंने मेरे घर का एक एग्जांपल है, वो मैं अभी कोई जरूरी नहीं उसका मैं डिक्लेयर करूं, पर बिना डिग्री के 5 लाख रुपए महीने के कमा रहा है बच्चा। सही बात तो है। उसको आता है, काम आता है। आज के हाँ। जमाने में हर कंपनी काम मांगती है। जी। आपकी डिग्री तो एक तरफ रह जाती है, आपको काम आता है नहीं है। अगर काम आता है तो आ जाओ कल सुबह से। जी। तो उनका काम आप कर रहे हो तो वो उनके प्रॉफिट के हिसाब से आपकी सैलरी फिक्स कर देते हैं। हम्म। तो काम सीखना चाहिए बच्चों को। और कोई भी मैं एक हुनर अपना ये ऐसा थोड़ा डेवलप सा ये करें जो मोबाइल पे कंट्रोल करें। हाँ। हमारे को हम लोग करते हैं तो हमारे तो अब ठीक है, जी। हमारी लाइफ हो गई, हमारा हाँ। कामकाज का टाइम लगभग खत्म होने जा रहा है। लेकिन नए बच्चे जो है ना, वो दिन रात उसमें घुसे रहते हैं, हाँ। उनका टाइम किल होता है, उनका दिमाग खराब होता है, सब उनका कैरियर उसी से बर्बाद होता है। क्योंकि हमको तो जब कुछ जानना होता था ना, तो हम लोग किताबों में ढूंढते थे, हाँ, लाइब्रेरी में जाते थे। नेचुरली। और अब तो क्या है कि गूगल और एआई का जमाना है, वो सारी चीजें आपको हाँ, सब तो नेट पे वो मिल जाती उसका है। फायदा लेना चाहिए। पर ये बहुत सारा सोशल मीडिया पे आप देखते हो, बच्चे दिन रात लगे रहते हैं, ये फोटो डाल दो, ये फोटो डाल दो, ये कर दो, या कर, तो उनका दिमाग उनका पूरा भ्रमित रहता है। जी। तो करियर में से उनका दिमाग भटकाव, और ये 9, 10, 11, 12 तक जाते जाते हाँ, बच्चियां भटक जाते हैं। भटक तो जाते हैं। वो करियर बनाने का समय ही वो होता है। तो कुछ ऐसा सब जगह ऐसा सिस्टम हो एजुकेशन में भी कि उन बच्चों को थोड़ा सा कंट्रोल होना सिखाएं। हम्म। थोड़ा सा जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया ने मोबाइल बैन कर दिया, आपने हाँ। सुना होगा। जी। बच्चों को, स्टूडेंट्स को 16 साल तक कोई मोबाइल अलाउ नहीं है। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने, बहुत बड़ा देश में है, वर्ल्ड में इसकी चर्चा है, जी। आपने सुना होगा। पर इंडिया में जितनी डाइवर्सिटी है या जगह है, तो यहाँ पे तो इस तरह के निर्णय लेना बहुत घातक नहीं, अच्छे निर्णय में कोई धर्म कर्म आड़े नहीं आते हैं। आप है। जी। कोई निर्णय लो, उसको सख्ती से लागू करो। ये हम्म। नहीं कि मैं नेताजी का लड़का हूँ तो मेरे को तो मोबाइल अलाउ है और बाकी बच्चों को अलाउ नहीं है। सख्ती करो तो सब पे जी। करो। और अच्छे काम में सख्ती करोगे हाँ, तो तो कोई वो उसमें वही। आपको ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, सब आपका सपोर्ट करेंगे। हम्म। और सपोर्ट ना भी करें, कानून कानून है, कानून की पालना तो सरकारों को करानी चाहिए ना, जी। ये बात है। तो ये है हमारे साथ में शैलेंद्र जी भट्ट, जिनसे हम बात कर रहे थे। बांसवाड़ा की युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया कि अपने हुनर को डेवलप करें, पढ़ने के साथ साथ हुनर को डेवलप करें, ताकि आप अपने जीवन में भी कुछ कर पाएं, अपने समाज के भी काम आ पाएं, अपने शहर के लिए भी कुछ कर पाएं और एक अच्छा नाम बना सकें। तो आपको हमारी ये बातचीत कैसी लगी? आप कुछ और जानना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं, वहाँ हमें अपनी राय ज़रूर दें। हमारे जो गेस्ट हैं उनसे सवाल भी पूछ सकते हैं, हम उनके जवाब देंगे। और ऐसे ही और कार्यक्रम के लिए बने रहें बीबीसी राजस्थान के साथ। धन्यवाद।